और बड़ी बड़ी घटनाओं के अलावा आज जो सबसे बड़ी खबर है 11 फरवरी 2025 की, वो क्या है? वो ये है कि हमास ने अनाउंस कर दिया है कि यानी आने वाले शनिवार 15 फरवरी को जो और उसे इजरायली होस्टेजेस छोड़ने थे युद्ध विराम के समझौते के तहत, वो नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा। उसने ये कहा है कि इजराइल ने अभी तक जो फर्स्ट फेज सीज फायर का है, जो 19 जनवरी से सीज फायर शुरू हुआ, 42 दिन चलना था, आपको मैं बता चुका हूं, 2 मार्च तक। और उसके तहत कई स्टेजेस में इजरायली होस्टेजेस छूटने थे और फिलिस्तीनी प्रिजनर छूटने थे। अभी तक 5 फेजेस हो गए हैं। इन 5 फेजेस में करीब इजरायली 16 प्रिजनर्स हमास ने छोड़े हैं, प्लस 5 थाई नेशनल्स जो कि इसमें काउंट नहीं होते हैं। तो 16 इजरायली प्रिजनर्स और करीब 767 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स छूटे हैं। अभी 2 मार्च तक 33 मतलब ये जैसे 16 से आप 33 कर लीजिए, करीब 17 इजरायली प्रिजनर्स और छूटने हैं। तो 15 फरवरी को कुछ छूटते, कुछ 22 फरवरी को छूटते, कुछ 29 को, कुछ 30 को, इस तरह से 2 मार्च के पहले 17 इजरायली कैदी और छूटने थे। लेकिन हमास ने अपनी तरफ से कह दिया, इजराइल अभी तक इजराइल धमकी देता था कि सीज फायर नहीं होने देंगे, फिर इजराइल ने माना जब ट्रंप का जूता चला। उसके बाद भी इजराइल कहता रहा कि नहीं, हम अच्छा मतलब वायलेशन करता रहा और कहता रहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बीच में से हम कभी भी इससे विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी बातें होती रही, लेकिन अंत में क्या हुआ? हमास ने कहा कि तुम क्या करोगे, हम अपनी तरफ से तुम्हारे प्रिजनर्स को रिलीज नहीं करेंगे 15 फरवरी को। क्यों? इसलिए क्योंकि फर्स्ट फेज में ये जो फर्स्ट फेज का सीज फायर है, इसमें यह भी वादा था कि तुम ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में अलाउ करोगे, और तुमने ह्यूमैनिटेरियन एड रोकी है। गाजा में इस समय यह हालत है, लोग किसी तरीके से जिंदा हैं। वहां पर बेसिक खाना पीना वो भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मैंने आपको बताया कि पानी की ट्रकें तो जब नेत्जरीम कॉरिडोर इजराइल ने खाली किया कल, तभी उनका आना जाना शुरू हुआ। उसके अलावा 2 लाख टेंट्स की जरूरत है, 60,000 मोबाइल होम्स की जरूरत है। ये जो सारी जरूरतें हैं, और फिर जो एनर्जी फ्यूल की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है, हॉस्पिटल्स वहां पर सब नष्ट कर दिए गए हैं, उनके लिए मेडिकल सप्लाईज की जरूरत है। इतने सारे बड़े लेवल पे वहां पर वेस्ट है, वहां पर मलबे ही मलबे हैं, उन सबको हटाना है। पूरा एक जो बीच फ्रंट है उसमें पूरा वेस्ट भर गया है, पूरी तरह से पोल्यूशन अपने चरम पे है। इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो इजराइल ने कहा था कि एड हम अलाउ करेंगे, वो एड इजराइल ने अलाउ नहीं की। और उसी पे हमास ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ, हम 15 फरवरी को जो हमको रिलीज करने थे तुम्हारे 4 से 5 या जो भी एक संख्या थी, उसको हम रिलीज नहीं करेंगे। इसको लेके हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे बयान दे दिया है। इस पे नेतन्याहू की सरकार के लिए एक संकट पैदा हो गया है। अब आगे नेतन्याहू क्या करेगा इस पूरी परिस्थिति में? या तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करे, और नहीं तो वो सीधे फिर से वॉर में जाए, फिर से युद्ध की स्थिति बने। इसी पे पूरी कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है, और जिसको जो इजरायली जनता है, जो सेटलर्स के जो प्रिजनर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज है, उन्होंने पूरा घेर लिया है और वो कभी भी उसके अंदर घुस सकते हैं। आज दिन भर पार्लियामेंट में नेतन्याहू की बहुत फजीयत हुई। ये देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। और भी खबरें हमारे पास आज हैं, खास तौर पे सीरिया और लेबनान को लेके। 7 फरवरी और 8 फरवरी 2025 को एचटीएस की फोर्सेस की लेबनान सीरिया बॉर्डर पे जबरदस्त लड़ाई हुई, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन अब आ रही है, और उसमें एचटीएस बुरी तरह से मार खाया है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और जो जुलानी है, उसने कुछ स्टेटमेंट भी फिलिस्तीन के बारे में पहली बार दिया है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेबनान में जो और स्थिति बन रही है, जिसको लेके अमेरिका को चाहता था करना, वो नहीं हुआ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो वेस्ट बैंक की जो पूरी लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, उसके बारे में बताएंगे। रशिया यूक्रेन की जो पूरी सिचुएशन है, और उसके साथ नॉर्थ कोरिया की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और ईरान का देखिए, जो 7 बजे मैंने आपसे कहा था कि मैं जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की 46 साल हुए, उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो बन रहा है, वो उसमें सघन अध्ययन और पूरा चल रहा है, क्योंकि वो वीडियोस के साथ होगा, उसमें मैसेज होगा कि 46 साल में इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान ने क्या अचीव किया।
क्या ईरान के लिए क्या अचीव किया, दुनिया के लिए क्या अचीव किया। ये जो सारी चीजें हैं ये देखिए आपके बीच, और ये कल 7 बजे आएगा। तो ये मैं आज की जो खबरें हैं देखिए, सबसे पहले एक जो योव गैलेंट का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था, जिसमें उसने और बहुत सारी बातें कही थी कि नेतन्याहू डर गया था 7 अक्टूबर को, और जो उसने एक बात एडमिट की थी जो अभी फ्लैश हो रही है, वो बात यह है कि उसकी खुद ये डिफेंस मिनिस्टर था 7 अक्टूबर को, और इसने हैनिबल जो प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट किया। हैनिबल प्रोटोकॉल मतलब, या हैनिबल डायरेक्टिव भी उसको कहते हैं, उसका मतलब कि जो इजरायली सेना खुद अपने सिटीजन्स को मार सकती है, उसकी छूट उसको है अगर ऐसी स्थिति बनती है। ये केवल इजराइल एक वाहिद देश है जहां इस तरह का बेहुदा कानून है, और वो इसको, और ये 7 अक्टूबर को बाकायदा वो हो गया, एक्टिवेट हो गया। सुबह 6 बजे 6 बजे के थोड़ा पहले हमास ने अटैक शुरू किया, 10 बजे तक वो एयरफोर्स गायब थी। उसके बाद एयरफोर्स जो है एक्टिव हुई, तो उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, इस चक्कर में कि वो हमास के कब्जे में है या हमास की फाइटर्स वहां पर हैं। पूरे के पूरे करीब 500 से ज्यादा सिविलियंस को उसने मारा है, और पहली बार किसी ने एडमिट किया है। योव गॉलन जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी उनको भले ही नेतन्याहू ने हटा दिया हो, लेकिन वो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, और उनके जबान से ये आना कि हमने ये डायरेक्टिव एक्टिवेट किया, ये उस चीज की पुष्टि करता है जो हमेशा हम आपसे कह रहे थे कि शुरू में जो बातें आई थी कि हमास ने कुछ बच्चों के सर काट दिए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वो सब झूठ साबित हुआ, और अभी भी झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें मतलब अब तो एक तरह से फॉर्मल अप्रूवल उसको मिल गया है जब से योव गैलेंट ने इस तरह की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एंड टैंक्स, यानी ड्रोन्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स ये सब वहां पर डिप्लॉय हुए थे, और उनको कहा गया था कि तुम जिसको देखो मारो, इसको ये मत देखो वो इजरायली है या फिलिस्तीनी। इस तरह की आप देखिए सिचुएशन, और फिर इसको हमास पे ब्लेम कर दिया, इसको ले आके इन्होंने हमास पे ब्लेम कर दिया। अब देखिए दूसरी खबर, जो सीरिया और लेबनान बॉर्डर पे जो जंग चल रही है, ये नई जंग है। देखिए इसका मैं एक सीरियन रेजिस्टेंस जो उभरा है वो तो है ही, लेकिन लेबनान की कुछ ट्राइब्स हैं, लेबनान सीरियन बॉर्डर की अरब ट्राइब्स है। ये अरब ट्राइब्स ने एचटीएस की एक फोर्स को 7 और 8 फरवरी को, जिसको रेड बैंड्स कहते हैं, एचटीएस का देखिए क्या है कि एक फोर्स है रेड बैंड्स, जो उस समय भी एक्टिव थी 2000, ये जो 8 दिसंबर 2024 को हुआ, उसके पहले से एक्टिव थी। इडलिब के एरिया में जो अभी जुलानी जो अल शरा अपने को कहता है, ये जब रूल करता था, वहां भी ये रेड बैंड्स को यूज करता था अपने पर्सनल रूल को कायम रखने के लिए। वो उसको जो थ्रेट आते थे उसको बहुत सारी, क्योंकि वहां बहुत लड़ाई अंदर एचटीएस की रही है, और भी फैक्शन हैं, रेबल फैक्शन, वो किसी की नहीं सुनते हैं, तो इसको बहुत, तो इसने अपनी एक पर्सनल फोर्स बनाई थी। ये जो रेड बैंड्स हैं, इसका नाम असाइब अल हमरा, अरबिक में इसका है असाइब अल हमरा, रेड बैंड्स, लाल दस्ते। अब ये जो लाल दस्ते थे जो जुलानी को बचाने के लिए थे, ये ही हार गए। ये मुझे ये जानकारी अभी आई है, ये पहले नहीं आई थी। यही हार गए 7 और 8 फरवरी को। इन लोगों ने जो कुछ कत्लेआम मचाया था, फिर लेबनान बॉर्डर तक ये लोग पहुंच गए थे, और वहां से जो लेबनीज क्लैम्स हैं, अरबिक क्लैम्स, उन्होंने गोली चलाई, और उसमें उन लोगों ने कम से कम 11 से 12 एचटीएस के लोगों को मार गिराया, कईयों को अगवा कर लिया, और उसके बाद लेबनीज आर्मी आई, और लेबनीज आर्मी ने भी 3 एचटीएस के लोगों को मारा। ये देखिए पूरी सिचुएशन है, और ये एक ऐसे बैकड्रॉप पे हो रही थी, इसी से बिल्कुल जुड़ी। ये वो जो समय था 7, 8, 9, 10 फरवरी का, उसी समय जो ट्रंप की एनवॉय थी, जो ट्रंप की एनवॉय, ये वहां जाके ऑर्टेगस, मॉर्गन ऑर्टेगस, ट्रंप की एनवॉय टू लेबनान, ये जो महिला एनवॉय, ये वहां पहुंची, और इसने प्रेसिडेंट जोसेफ आउन का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, बादबा पैलेस, वहां पर इसने ये कह दिया कि थैंक यू फॉर डिफीटिंग हिजबुल्लाह। अब जोसेफ आउन के सामने कह रही है थैंक यू फॉर डिफीटिंग हिजबुल्लाह, जबकि अभी जोसेफ आउन ने इसके आने के पहले 5 मिनिस्ट्रीज हिजबुल्लाह को दे दिए। 5 मिनिस्ट्रीज हिजबुल्लाह के पास है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखिए कल ईरान पे आएगा 7 बजे, उसके बाद परसों मैं सीरिया और लेबनान की जो पूरी एक बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है, एक अलग तरह की पूरी स्थिति है, उसके बारे में आपको ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा। और इस पर डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड द वर्ड, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, इसमें कमेंट्स करिए, और अंत तक देखिए जो कि बहुत ज़रूरी है। कल के वीडियो में
थोड़ी सी कमी रह गई थी, आप लोग ने शायद पूरा उस तरह से देखा नहीं। इसको, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद देखिए ऑर्टेगस, अच्छा हाँ, फिर ये जो ऑर्टेगस जो अमेरिकन एनवॉय है, इसने जाके माफी मांगी, इसने माफी मतलब ये वापस गई। तो आज देखिए 11 फरवरी है, आज सुबह ही इसका लेटर प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचा लेबनान के जोसेफ आउन के पास, जिसने अपने उस रिमार्क के लिए माफी मांगी। इसको शायद पता नहीं था कि 5 हिजबुल्लाह के लोग मिनिस्टर्स हो गए। इतने भोले हैं अमेरिकन, उनको कुछ पता नहीं होता। खैर, अभी जो अमेरिकन के साथ हमास ने किया है वो अभी आपको बताते हैं। जबरदस्त, मतलब बवाल हो गया, दुनिया हिल गई है इस जो अभी हुआ है। उसके बाद देखिए जो एक दूसरी बड़ी खबर है कि जो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा है कि हमास है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली ऑफिशियल्स को कोट किया। उसने कोट करते हुए कहा है कि हमास अपनी जगह गलत नहीं है जो वो कह रहा है। वाकई इजराइल ने एड नहीं आने दिया अंदर, और इस चीज को लेके इसीलिए देखिए इतना बवाल मचा हुआ है, इसीलिए जनता इस समय सड़क पे है, और इसीलिए ये पूरी स्थिति है कि नेतन्याहू के जो खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अबू उबैदा ने देखिए सबसे पहले आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो रेजिस्टेंस है उसने इजरायली वायलेशंस को ऑब्जर्व किया है और पूरा नोट किया है, एक एक वायलेशन को। इसको कतार भेज दिया है जो कि नेगोशिएटिंग टीम में। देखिए इस पूरे सीजफायर एग्रीमेंट पे अमेरिका, इजराइल, हमास, कतार, अमेरिका का भी साइन है, तो इसमें सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप इन्वॉल्व है। तो इसने पूरा इसको डॉक्यूमेंट करके इन लोगों ने बाकायदा भेजा है कि देखिए कोई इसमें वो ये न रह जाए। उसने कहा इजराइल प्रिवेंटेड द सप्लाईज इन ऑल इट्स फॉर्म, यानी किसी भी तरह की सप्लाई लकड़ी तक अंदर आने नहीं दी, उसके लिए भी लड़ना पड़ा। मतलब हर रोज हर वक्त अब पूरा हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आपको बताया पूरा खड़ा हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब तुम सामान नहीं आने दे रहे हो और अभी तक सारे चेक पॉइंट्स रोके हुए, और आज तो जब हमास ने कहा कि हम 15 फरवरी को रिलीज नहीं करेंगे प्रिजनर्स, तो और इन्होंने चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए। तो हमास ने कहा तुम बढ़ाते जाओ, आओ युद्ध कर लें, और दो हाथ कर लेते हैं फिर से। तुम जो मार के भागे, जो तुम पिट के भागे हो, तुम्हें मरने का और शौक है, आओ। आईडीएफ की सेना खुद ही नहीं तैयार है, और ये अगर कुछ इस तरह का एडवेंचर करते हैं तो इनकी बड़ी बुरी स्थिति होगी। उसके बाद देखिए जो एक जो मैं आपको बता रहा था कि जो जुलानी है, उसने देखिए आज तक एक भी फिलिस्तीन के पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया और ना इजराइल का विरोध किया। जबकि इजराइल को मैंने बताया था तजनला गांव में इजराइल से भी सीरियन रेजिस्टेंस ने मतलब इजराइल से गोलीबारी, बाकायदा आईडीएफ से भी लोहा ले रही है सीरियन रेजिस्टेंस जुलानी के। लेकिन आज बयान आया, उसने कहा कि फिलिस्तीनियों से सीखने की जरूरत है और वो लोग किस तरह से उन लोगों ने सहा, अपने राइट्स नहीं छोड़े, इस तरह की कुछ अच्छी बातें कही। तो इसके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ गया है, सोचिए कि इसको भी तारीफ करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में एक कंसेंसस बन गया है कि ये सब जो बातें हैं कि गाजा को एक रिवेरा बना दिया जाए, हालांकि वो ट्रंप का द्व्यर्थी एक बयान था, तो उसको ये बना दिया जाए, वो बना दिया जाए, तो उसके खिलाफ लेकिन जो एक जरूरी गोलबंदी भी थी, क्योंकि उसका एक अर्थ तो ये निकलता ही है, हो सकता मतलब ट्रंप का एक द्व्यर्थी था, उसका दूसरा मतलब भी था जो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो एक मतलब तो था ही ये, तो जो उसका एक बिल्कुल ऑब्वियस एस्पेक्ट है, उसको लेके जो अरब वर्ल्ड में गोलबंदी हुई है, तो उससे तो ये शरा और जुलानी अलग हो नहीं सकते। तो इन्होंने भी उसमें अपना मतलब कि भाई हम भी साथ हैं। अब देखिए, अब जो एक मेन बात है कि जब हमास ने ये अनाउंस किया कि हम इस सैटरडे को प्रिजनर्स रिलीज नहीं करेंगे 15 फरवरी को, ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा कि अगर ये जो छठा बैच है 15 फरवरी वाला सैटरडे को, अगर इस दिन इजरायली होस्टेजेस रिलीज नहीं हुए तो मैं युद्ध विराम तोड़ दूंगा, मैं युद्ध विराम खत्म कर दूंगा, और उसके बाद गाजा में, और उसके बाद ऑल हेल विल, फिर उसने वही कहा ऑल हेल विल ब्रेक लूज ऑन गाजा, कि गाजा नरक बन जाएगा भाई। लेकिन उसने लास्ट में क्या कहा, आखिरी लाइन, बट द डिसीजन इज फॉर इजराइल टू टेक, यानी ये जो निर्णय है, अब देखिए अब इसका क्या मतलब, यही तो ट्रंप की बातें हैं। जो देखिए जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो वहां की एक हार्ड बॉइल्ड एक लैंग्वेज है, और वो जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए एक महारत चाहिए उनकी लैंग्वेज पे। और जो मुझे नॉवेल्स पढ़ने से और जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उसके लिए
अमेरिकन कल्चर को मैंने बहुत स्टडी किया है, उसको स्टडी करने से मुझे समझ में आती है। उसने कहा कि बट द फाइनल ऑब्लिगेशन रेस्ट विथ इजराइल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमास सही है, और दूसरा मतलब है कि नेतन्याहू ने सीजफायर वायलेट किया है, और तीसरा मतलब है कि अगर 15 फरवरी को प्रिजनर्स रिलीज नहीं हुए तो नेतन्याहू जिम्मेदार है। ये ट्रंप कह रहा है कि डिसीजन इज योर्स, बेटा तुम जिम्मेदार हो, समझ लेना। ये मत भागना, हमारे पास मत आना रोते हुए, हम तो अपनी तरफ से समझौता तोड़ देंगे। उसके बाद जनता जो है वहां इजराइल की क्या करेगी तुम्हारा वो एक अलग सवाल है। तुम अगर सेना वापस भेजोगे गाजा में तो हमास उसके लिए क्या करेगा वो एक अलग सवाल है। लेकिन उसने कह दिया, वो देखिए नेतन्याहू, ट्रंप एक बात जानता है, वो डील मेकर है, बिजनेसमैन है, वही जानता है नेतन्याहू इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ डील। नेतन्याहू गाजा पे कब्जा चाहता है, कोई कर ले, हम कर लें, जो भी। अब वो वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना चाहता है। वेस्ट बैंक में युद्ध अलग से चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। आज भी कई वहां घटनाएं हुई और पूरा डिस्प्लेस करने की कोशिश हो रही है पैलेस्टीनियंस को। अभी हजारों पैलेस्टीनियंस अलग अलग जगहों से डिस्प्लेस किए गए हैं, लेकिन भाई वहां 30 लाख फिलिस्तीनी है, वहां तो आप इस तरह से कुछ हजार को करके आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वो फेलियर है। लेकिन फिर भी आज देखिए जो ट्रंप ने कहा वो इतनी ये मतलब इंपॉर्टेंट बात है, उसने सीधे नेतन्याहू पे डाल दिया कि डिसीजन अल्टीमेटली नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू तुम ह्यूमैनिटेरियन एड दो और ताकि सैटरडे, और हमास ने भी कहा, अगर अभी भी इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड देता है तो हम तैयार हैं सैटरडे को छोड़ने के लिए। साफ ये हमास का कहना है कि हमारा कंडीशनल एक हमारा ऑब्जेक्शन है। और इस पूरी बात पे जो एक इजरायली एनालिस्ट अमीर बहबूद, AMIRBAHBUT, अमीर बहबूद, ये आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, इनका आज बयान आया है और इनका भयंकर बयान। मतलब आप सोच लीजिए ये जो बयान है, इस बयान से जो इतने लंबे समय 15 महीने जो हमास ने इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी है जान पे खेल के, उसको समअप करता है। उन्होंने कहा है कि आफ्टर 490 डेज ऑफ फाइटिंग हमास डेयर्स टू डील डायरेक्टली विद द वर्ल्ड्स नंबर 1 सुपर पावर। 490 दिनों की लड़ाई के बाद हमास की इतनी हिम्मत है कि वो सीधे ट्रंप से डील कर रहा है। ट्रंप ने जो कहा कि नेतन्याहू के ऊपर जिम्मेदारी है, इसका मतलब था कि नेतन्याहू तुम खत्म हो गए हो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम हमास से सीधे डील करेंगे। ये प्रूव हो गया कि हमास से सीधे डील करेगा ट्रंप। और उसके बाद ये भी कहा, ये जो इजरायली एनालिस्ट अमीर बहबूद ने ये भी कहा कि इट इज एज इफ नेतन्याहू डजंट मैटर, नेतन्याहू का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बात हो गई। वो हमास से मतलब भाई डील तोड़ना नहीं तोड़ना, ट्रंप ने कहा वो मेरे ऊपर है। नेतन्याहू की हिम्मत नहीं है, नेतन्याहू बीची में नहीं, नेतन्याहू की बस इतनी है कि वो एड भेजे, हमसे ना कहे पैसा देने को, वो एड भेजे। और उसके बाद, और अगर उसने नहीं भेजी, अब इसको बयान को दूसरी तरह से देखिए, अगर उसने नहीं भेजी इजराइल ने तो खैर नहीं, फिर हमास भी मारेगा, अमेरिका उधर से मुंह फेर लेगा, उसके बाद तुम लड़ते रहो, हमारे पास मत आना रोते हुए। ये बात ट्रंप ने कही है। और दूसरी बात मत भूलिएगा कभी, ये पहली बार किसी ने कहा है कि हमास आज एक छोटी सी जगह की छोटी सी ताकत, उसने जो लड़ाई लड़ी है, जिस जुनून से लड़ी है, जिस प्लानिंग से लड़ी है, यानी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, जुनून और प्लानिंग, और उसने जो हराया है एक के बाद एक, जो डिफेंसिव लड़ाई भी लड़ी, गुरिल्ला लड़ाई भी लड़ी, और लास्ट के दिनों में जिस तरीके से एग्रेसिव लड़ाई लड़ी, आगे बढ़ बढ़ के हमला कर करके उसने मारा इजरायलियों को, उससे इजराइल पूरा टूट गया। और उसको लेके जो पूरी बात हो रही है वो ये हो रहा है कि हमास इतनी पावरफुल हो गई है आज की डेट में कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, क्योंकि अमेरिका अभी भी लाख कमजोर हो गया है, लेकिन अमेरिका अभी भी सबसे, इट इज द वेल्थिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, आर्म्स भी सबके। हालांकि वो सब एक दिखावा है, बहुत जल्दी चाइना रशिया आगे निकलने वाले, लेकिन जो अभी भी एक टेक्निकल बात है कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल आदमी हुआ दुनिया का, वो सीधे हम और हमास उस तक सीधे पहुंच रहा है और वो हमास को एड्रेस कर रहा है। अब आप बताइए, ये देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कोई भी कंटेंट चोर नहीं बताएगा। और जो कंटेंट चोर अब जो हैं वो पूरा जो उनकी कलई खुल गई। ये दिल्ली के चुनाव में सब लोग
इस चक्कर में थे कि बीजेपी को जीतने दो, और आम आदमी पार्टी के प्रति हमारा कभी भी कोई प्रेम तो छोड़िए, मैंने कभी इनको राष्ट्रवादी ही नहीं माना, मैंने इनको पेट्रियट नहीं माना कभी ठीक से, अवसरवादी फोर्सेस है। लेकिन बीजेपी जीत जाए और इस तरह की एक माहौल बनाना और उसको जस्टिफाई करना, ये जो पूरी बात है ये, और इसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नहीं इन्वॉल्व है। इसमें जो इस तरह के कंटेंट चोर जो ये हैं, जो कुछ कांग्रेस के जो इस तरह के छुटभैये नेता हैं, कुछ स्पोक्स पर्सन है, एक महिला, वो इनको पैसे वैसे देती है, वो संदीप दीक्षित का जो आदमी है, ये जो कंटेंट चोर, तो इन लोगों ने ये सब इससे कहलवान अपनी भड़ास निकाली, बीजेपी को खुलेआम दिल्ली में आने दिया। आप देखिएगा जो तांडव दिल्ली में होगा, अब उसके लिए फिर से हम लोग को मंगल पांडे सेना ही दिल्ली में उतारनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए आज जो स्मोत्रिच है, जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर है और नेतन्याहू की कोलिशन में है, इसने भी कहा कि गाजा को अब हम सीधे एनेक्स करेंगे। ये तब से कह रहा है गाजा को एनेक्स करेंगे, वेस्ट बैंक को एनेक्स करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर आप देखिए कि एक और बड़ी चीज हुई कि महमूद अब्बास ने, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने एक बड़ा ही शर्मनाक काम किया। एक देखिए, एक फंड बना था बहुत एक लंबे समय से, ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद से, जिसमें जो पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स होते थे या जो शहीद होते थे और जो प्रिजनर्स होते थे, उनको एक फंड दिया जाता था, पैसा दिया जाता था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से, और ये मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। उस अमेरिका के दबाव में महमूद अब्बास ने यह कहा है कि अब हम उस फंड को, अब हम प्रिजनर्स को नहीं देंगे, मार्टियर्स शहीदों को नहीं देंगे, अब हम इस हिसाब से देंगे कि उनमें शहीदों में और प्रिजनर्स में कौन है अमीर कौन गरीब है, उसके हिसाब से देंगे। और यह कह रहा है कि अमेरिका का प्रेशर था, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका का प्रेशर नहीं था। अमेरिका ने इस तरह की कोई बात उस पर दबाव डाल के नहीं कही। ये इसका खुद का अपना ये था कि हम जो चाटुकारिता अमेरिका की करें, महमूद अब्बास गद्दार का। और उसमें बात क्या हुआ, उसके बाद तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यानी इसकी जो अपनी सरकार है, महमूद अब्बास जिसका अध्यक्ष है, उसके जो प्रिजन अथॉरिटी के मिनिस्टर हैं शहरित फार्स, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिजेक्ट कर दिया इस चीज को। उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम अपना बेसिक ऑब्लिगेशन फिलिस्तीनियों के प्रति हम नहीं देंगे, तो फिर हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किस बात की। और उसको लेके उन्होंने एक अपील की, महमूद अब्बास के डायरेक्टिव को नहीं माना उनके मिनिस्टर ने, और उसने अपील कर दी है कि जो शूरा काउंसिल है, यानी जो मेन जो काउंसिल है, जो फतेह पार्टी जो इनकी है, उसकी जो सेंट्रल कमेटी कह लीजिए या जो मेन काउंसिल है, वहां पर ये मामला डिस्कस होना चाहिए। महमूद अब्बास के हाथ से ये चीज निकल गई है। ये देखिए, ये जो पूरी एक क्रांतिकारी लहर पूरे फिलिस्तीन और वेस्ट एशिया में बह रही है, यह उसका प्रमाण है। और ये प्रमाण देखिए बहुत दूर तक जाएगा। और इसके साथ मैं आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। कल आपके सामने 7 बजे वीडियो आएगा ईरान पे, और 9 साढ़े 9 पे रेगुलर वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।